तो एडिटोरियल से पहला टॉपिक ले रहे हैं हम, द NCRF एज अ फ्रेमवर्क फॉर वेल राउंडेड एजुकेशन। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था पहले परंपरागत चलता था। गुरुकुलों के अंदर पढ़ाई होती थी, उसके अंदर आपके सारे दर्शन होते थे, भारतीय दर्शन होते थे, इकोनॉमिक्स होती थी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी अलॉन्ग विद संस्कृत एंड ऑल। उसमें राजतंत्र से लेके बाहर सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। उसके बाद उस समय ऐसा नहीं था कि साइंस नहीं थी, साइंस भी थी। सांख्य और वैशेषिक दर्शन वगैरह जो थे, ये फिलॉसफी साइंस पे ही है कि हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, उसको लेकर सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने शिक्षा में परिवर्तन किया। अब शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए देर देर मस्ट बी अ मोटो, अ मोटिव। तो मोटिव क्या था उनका? उनका मोटिव केवल इतना था कि ऐसे बाबू तैयार करने जो हमारे काम के अंदर मदद कर सके, बस उनका मकसद ये था। तो उन्होंने एजुकेशन के अंदर इस तरह के चेंजेस किए। तो सिंपल ग्रेजुएशन जो थी उसके अंदर हालांकि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे वो, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम ये किया कि फिलॉसफी को हटा दिया। फिलॉसफी जो है बेसिक जो कोर सब्जेक्ट है, जो थिंकिंग आपकी बनती है वो फिलॉसफी से ही बनती है। आप कहते हो ना पीएचडी क्या है, फिलॉसफी में ही तो मास्टर्स है, वो सॉरी रिसर्च है। तो हर चीज को पहले, जो सबसे पहले फिलॉसफी में जो पीएचडी होती थी यानी कि रिसर्च होती थी, तो उसके अंदर देर वर 26 सब्जेक्ट। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद धीरे धीरे हर सब्जेक्ट में पीएचडी होने लग गई। उसके बाद सब्जेक्ट के भी एक पार्ट पे होने लग गई। जैसे बायोलॉजी है, उसके अंदर भी एक छोटे से पार्ट के अंदर आप रिसर्च करोगे। तो रिसर्च के अंदर सिर्फ यही है, दोबारा से आपने खोजना है उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है उसके अंदर। तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो ये सिस्टम डेवलप किया है, ये द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जिसको आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हो, इसके अंदर इन्होंने देखा कि पढ़ रहा है एक बच्चा, ग्रेजुएट हो रहा है, +2 कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वो कमाने के लिए तो ही इज नॉट गेटिंग इनफ कॉन्फिडेंस। कमाएगा कैसे वो? तो जब तक उसको स्किल ट्रेनिंग या ऐसी चीज की ट्रेनिंग नहीं होगी कि अलोंग विद द नॉर्मल स्टडी, वो जब तक उसको नहीं लेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। जितने भी ग्रेजुएट घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं ये। अब ये बेरोजगारी है किस लिए? क्योंकि मान लो एक बच्चा ज्योग्राफी में ग्रेजुएट हो गया, एवरेज बच्चा है, या हिस्ट्री के अंदर उसने किया है, या पॉलिटिकल साइंस में किया है, इन चीजों के अंदर उसने ग्रेजुएशन की है, तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? बात यहाँ होती है कि वो एवरेज स्टूडेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होता तो रिसर्च भी कर लेता, नेट का एग्जाम पास करके वो लेक्चरर भी लग जाता, सिविल सर्विसेज में भी वो कर लेता। लेकिन सिविल सर्वेंट कितने बनेंगे? लाखों जो कर रहे हैं उसमें से 700 1000 बनने हर साल, बाकी क्या करेंगे? उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। तो इन्होंने क्या कर दिया कि क्रेडिट दे दिया कि बच्चा जब से पढ़ेगा और आखिरी तक पढ़ेगा तो हम उसको हर स्टेज के ऊपर क्रेडिट्स देंगे, क्रेडिट स्कोर। ठीक है, वो जो क्रेडिट स्कोर है वो उसके काम आएगा, वो ट्रांसफरेबल है। बच्चा +2 तक करके गया तो +2 तक उसके 8 क्रेडिट पॉइंट्स हो गए, उनमें से 6 लिए, 7 लिए, जितने भी लिए। +2 तक जब पढ़ रहा था तो उस समय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या कर रहा था, उनके मिलेंगे उसको। उसने कोई रिसर्च वर्क किया है, उनके मिलेंगे। फॉरेन कंट्रीज में बच्चे बहुत छोटे से रिसर्च वर्क स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च का कोई कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पे कंसंट्रेट करते हैं। थ्योरी का ही एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। वो किस तरह से होते हैं? एक एग्जामिनर आता है, स्कूल वाले मार्क्स लगा देते हैं और छुट्टी। एक बच्चा जो वैसे फेल हो रहा है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 70 नंबर की थ्योरी है, प्रैक्टिकल के अंदर तो ले रहा है 30 में से 30 और थ्योरी के अंदर ले रहा है वो 30 में से 20। तो जब थ्योरी पार्ट उसका मजबूत नहीं है तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? ये दोनों तो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? तो इसके लिए कि बच्चे को अनुसंधान करना, प्रैक्टिकल काम करना, ये सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे जापान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, 10 साल तक के बच्चे को कुछ सिखाते ही नहीं है, बैगलेस है। उसको केवल एटिकेट्स, मैनर, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, ये चीज़ें बताई जाती है। हाथ कैसे साफ करेंगे, खाना खाने से पहले आप क्या करेंगे, जनरल एटिकेट्स बताए जाते हैं जो उनके पूरे जीवन भर काम आते हैं।
क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि 6-7 साल तक का बच्चा अपनी लाइफ का 75% सीख लेता है, और रेस्ट जो 25% है वो पूरी लाइफ के अंदर लर्न करता है, ऐसा मानना है। तो जब उसको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, इस एज तक सिखा दी जाएंगी, तो पूरी लाइफ टाइम। तो जापान के अंदर क्या है, रूल ब्रेकिंग उनका स्वभाव ही नहीं है। रात को 2 बजे भी सड़क भले ही खाली पड़ी हो, रेड लाइट है तो दे विल फॉलो द रेड लाइट, चाहे उनकी अकेली गाड़ी खड़ी हो। तो ये कैसे आ गई उनकी, क्योंकि 10 साल तक के उसके अंदर यही सिखाई है, जर्नल एटिकेट से सिखाए गए उनको। और ये पूरे जीवन भर हेल्पफुल नेचर, कैसे दूसरों की मदद करेंगे, अपनी मदद कैसे करेंगे। और एक इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू में पूछा गया था एक बच्चे से, क्योंकि वहाँ बुद्ध धर्म ज़्यादा मानते हैं ना, बौद्ध धर्म को। तो उनसे पूछा कि भाई इफ़ समबडी विल अब्यूज गौतम बुद्ध तो आप क्या करोगे, बौद्ध भगवान को गाली देगा तो ये बोला आई विल कट हिज थ्रॉट। 6 साल का बच्चा कह रहा है उसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। और ये बोला यदि गौतम बुद्ध आपके देश को गाली देंगे तो ये बोला मैं गौतम बुद्ध की गर्दन उड़ा दूंगा। इसका मतलब क्या है, द कंट्री इज एट द टॉप प्रायोरिटी। आपकी कंट्री को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है उन्होंने। वो किस लिए, क्योंकि ये भाव उनके अंदर जगा दिए कि देश है तो सब कुछ है। और इसका उदाहरण मिला सुनामी में। जब सुनामी आई थी तो किसी ने भी एक दिन से ज्यादा खाना नहीं लिया। वहां इंडियन पत्रकार था, उसने कैमरा करके पूछा कि भाई आप दुकान में राशन भी बहुत है और आपके पास पैसे भी बहुत है, तो क्या पता सुनामी का क्या इफेक्ट हो, आप आगे ले पाए ना ले पाए, सामान खत्म हो जाए, तो आप 4 दिन का 5 दिन का क्यों नहीं ले रहे। ये बोले हम जब तक नहीं लेंगे जब तक सब लोग ये इंश्योर ना कर दे कि सबको एक एक दिन का खाना मिल गया, एक एक दिन की जरूरत का काम पूरा हो गया, उसके बाद देन वी मूव टू सेकेंड डे, तो हम करेंगे। तो ये चीजें कहाँ से निकल के आई, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है जो उनको बचपन में सिखाई गई। इसीलिए छोटा सा देश है, हर चीज में आगे, आप समझे। तो ये जो क्रेडिट स्कोर है इसमें आप देखो ये क्या कह रहे हैं, सेकंड लाइन है यहाँ, ये द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आर अनसूटेबल। ये जो है ये उस चीज की कह रहे हैं कि ये आर्टिकल क्यों आ रहा है, ये आर्टिकल इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स तालमेल नहीं बैठा रहे, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो लागू करने में दिक्कतें कर रहे हैं, इसलिए ये आर्टिकल आया ये बताने के लिए। तो ये कॉग्निटिव इनकंसिस्टेंसी एंड एक्सियोमेटिक irrationality became evident when a few put forth the view that the spirit behind the structure reform advocate by the national education policy are unsuitable। उससे आ रहा है the NEP is a vision document, यहाँ देखिए आप, the NEP is a vision document that provide a broad contour on how education can be transformed in India while getting away from the clutches of कॉलोनियल माइंडसेट। जो मैंने बताया कॉलोनियल माइंडसेट, कि उनका कोई मकसद नहीं था, वो कहने को ग्रेजुएट बना रहे थे, वो साक्षर बना रहे थे कि आप बाबूगिरी कर सके यहां तक। लेकिन ये सारी चीजें अब इंप्लीमेंट की जा रही है और कह रहे हैं द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट है, द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज वन ऑफ द सेवरल ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म दैट आर derived from NEP, providing a flexible template for एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग हायर वोकेशनल स्किल एजुकेशन, ये सारी चीजें। अब आप इसी को नीचे जाओगे, जब नीचे जाओ इसके अंदर, तो ये बता रहा है किस किस चीज के अंदर हमने ये सारी चीजें हमें करनी है। यहां देखो मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, तो द NRF गिव स्टूडेंट्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू अर्न क्रेडिट फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग, लेबोरेटरी वर्क्स, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज। ये अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज क्या है, ये बच्चों के अंदर रिसर्च की भाव को डेवलप करने के लिए ये लैब्स बनाई गई हैं। उन लैब्स के अंदर बच्चे एंजॉय भी करते हैं और सीखते भी हैं। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहां दिए हुए हैं, जनरल स्कूलों में होती नहीं है ये। तो ये इनोवेशन डेवलप करने के लिए बच्चों के लिए लैब है। तो ये जो इस लैब के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस तरह से मिलेंगे कि बच्चे उनको एंजॉय भी करेंगे, उनसे सीखेंगे भी। तो इनकी अप्रोच क्या है कि बच्चों को प्रैक्टिकल ज्यादा कराएं, तो थ्योरी तो अपने आप डेवलप हो जाएगी, जब करके देखेगा तो ही विल एक्सप्लेन कर। आपने किसी चीज को थ्योरी पढ़ा दी तो प्रैक्टिकल में हो सकता है वो इतना अच्छा ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल कराया है तो थ्योरी भी आपकी, थ्योरी पार्ट भी आपका मजबूत होता है उसको लेकर, ठीक है।
रिसर्च प्रोजेक्ट आगे देखो, असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, योगा, द परफॉर्मिंग ऑफ आर्ट, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, सोशल वर्क, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये आपके एनसीसी एंड एनएसएस स्कीम्स, एक्टिविटीज, vocational and skill education, minor and major projects, on the job training, internship, apprenticeships and experimental learning. तो इंटर्नशिप क्या होती है? जब आप कोई भी काम कर लेते हो, बाहर जो एजुकेशन है फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन थियोरिटिकल बेस नहीं है। आप 6 महीने पढ़ेंगे और 6 महीने यू हैव टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क इन द सोसाइटी। यदि आप पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट्स यू हैव टू लुक इनटू द सोसाइटी। आप नेता से बात करोगे, डेवलपमेंट की बात करोगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्रभावी, ये बात करोगे, तो यू विल गो इन द फील्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस तरह की इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप क्या होती है? हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप होती है आईटीआई वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो जाके जो उन्हें सीखा होता है उसको वहाँ कंपनियों के अंदर 6 महीने 5 महीने का टाइम होता है। ठीक है, इंटर्नशिप होती है जैसे डॉक्टर पूरी कर लेता है अपनी एमबीबीएस पूरी करने के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको आप बोलते हो, फ्रीली अंडर द गाइडेंस ऑफ समबडी, किसी के सुपरविजन में वो काम कर रहे हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ताकि अकेले काम करने में वो सक्षम हो। तो इतने स्कोप ये ओपन कर रहा है कि ये सारी चीजें, अब एक बंदा है जो केवल पढ़ रहा है तो उसका क्रेडिट स्कोर कम होगा, और एक बच्चा है जो ये सारी एक्टिविटीज जो हमने यहाँ डिस्कस की है ये कर रहा है, इसके अंदर सोशल वर्क भी हो गया। यदि कोई बच्चा गांव के अंदर गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, सपोज ही इज इन 10th स्टैंडर्ड और वो 6th स्टैंडर्ड के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, देन ऑल्सो ही विल गेट क्रेडिट स्कोर। सफाई अभियान चला रहा है, तो ये क्या है? इससे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आप सोसाइटी को समझ रहे हो ज्यादा। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन की भावना बढ़ रही है, टीम वर्क की भावना बढ़ रही है। जापान के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते, वहां क्या होता है जैसे एक क्लास है 30 बच्चों की तो उसके ग्रुप बना दिए जाएंगे, तो 3 ग्रुप भी बना सकते हो 10-10 के, या जितने भी नंबर के हैं 5-5 के 6 ग्रुप बना दिए। अब वो 6 ग्रुप जो हैं वो 6 ग्रुप काम करेंगे और 6 ग्रुप के अंदर आप सब मिलके काम करोगे और वो अपना अपना काम बांट लेंगे किस तरह से काम करना है। तो उसके अंदर एक इंडिविजुअल व्यक्ति फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा, आएगा तो ग्रुप ही आएगा। तो हर किसी का काम क्या होगा? ग्रुप को स्ट्रेंथन करना, इस चीज की कैपेबिलिटीज, इस चीज का एक बंदा है उसकी वो इस चीज में अच्छा है, दूसरा बंदा राइटिंग में अच्छा है, तीसरा बंदा रिसर्च में अच्छा है, चौथा बंदा है वो अच्छा ऑडिटर है। तो उन सब की क्वालिटी को यूज करते हुए आपका ग्रुप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, दिस इज द मोटिव। समझ में आया? तो ये सारी चीजें बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो बाहर निकल के ग्रेजुएशन के बाद सरकार की तरफ मुंह ना देखे कि सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी तो उसका गुजारा होगा, या ग्रेजुएशन करने के बाद भी, या जो हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि पीएचडी वाला बंदा भी क्या कर रहा है, ग्रुप डी के लिए, चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है। इंजीनियर्स, एमबीएज, पोस्ट ग्रेजुएट, सब चपरासी के लिए। चपरासी क्वालिफिकेशन 10वीं पास है तो 10वीं पास को ही अप्लाई करने दो ना। उसका कारण क्या है? कारण समझ में आ रहा है कि उसके पास दूसरी कोई चीज नहीं है। यदि ये स्किल्स उसके अंदर होंगी, क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो उसको कहीं भी जॉब मिलेगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक बच्चा है जो बचपन से सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी की परीक्षा तक बहुत अच्छा योगा के अंदर है, तो यदि योगा के अंदर उसने ग्रेजुएशन करनी है तो ही विल गेट प्रेफरेंस ओवर अदर्स, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा। वहां योगा करते हुए उसने योगा पढ़ाया भी, यानी कि योगा के कैंप भी लिए, तो और क्रेडिट स्कोर मिल जाएंगे। आप समझ में आ गया? तो उस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सारा है, आगे देखो इसको, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी on a broad based education opportunity through the NCRF has unnerved some who are deeply rooted in the conventional way of imparting higher education, उनसे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, फिर इसके अंदर इस सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ आप, ये यहां ये NRF shows their unwillingness to understand Indian societal, technological and educational need। ठीक है, ये जो नहीं करना चाह रहे उनके लिए,
हमें इंडिया की नीड समझ में आएगी। एक बच्चा जब प्रैक्टिकल करने 10वीं का बच्चा है, 11वीं का बच्चा है, ग्रेजुएशन तक वो सोसाइटी में जाएगा तो उसको पता लगेगा कि वो बच्चा सोसाइटी के किस सेक्शन को अच्छे से समझ रहा है और कहाँ ही कैन फिट हिमसेल्फ जॉब के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मार्केटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट कर रहे थे, मार्केट में कभी गए नहीं। जब ऐसा जाएगा, हाँ, तो समझ में आ रहा है किस तरह से, तो वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको भी पहचान पाएंगे। और फिर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसा होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसा हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सब्जेक्ट का सिलेक्शन ऐसा हो गया कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कुछ भी पढ़ सकते हैं। आपके मदर फादर चाहते हैं कि भाई डॉक्टर बने और आपको फिलॉसफी पसंद है, तो अलोंग विद एमबीबीएस आप फिलॉसफी भी ले सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ये आपको छूट मिल रही है, तो आप अपने इंटरेस्ट का काम भी कर सकते हो। तो आपको अपने इंटरेस्ट जो है वो खत्म नहीं करने पड़ेंगे, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। कल को आपको वहां एक्सप्लोर करना है अपने आप को तो वहां भी कर सकते हो। क्लियर? तो यहां देखो आप आगे इसके अंदर, दिस इज प्रिसाइजली वाई इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम शुड steadfastly remain dynamic and relevant to the country's need to avoid the risk of becoming obsolete। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ आप इसी के अंदर यहां ये देखो, रिवाइज द करिकुलम सो दैट इट इज इन ट्यून विद NCRF। HEI should demonstrate their capacity to adapt to the evolving new situations by bridging the skill mismatch so that their career prospects of student will not hindered। आपके जो इंटरेस्ट है वो आपको पता लगेंगे ना, जब आप छठी से 7वीं से जब आप इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओगे रिसर्च में और चीज़ों के अंदर, तो आपके इंटरेस्ट पता लगेंगे आप किस चीज़ में अच्छे हो, तो उसी के अंदर आप बढ़ोगे, तो देश के रिसोर्स बचेंगे। जो ये मिसफिट है, प्रोफेशनल मिसफिट बोलते हैं इसको, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने किसी प्रेशर के अंदर, माँ बाप के प्रेशर में इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग मैंने कर ली, अब मैं इंजीनियरिंग का काम नहीं करना चाह रहा, मैं करना चाह रहा हूँ फोटोग्राफी, तो प्रोफेशनल मिसमैच हो गया ना मेरा। पढ़ाई जो मैंने की है वो मेरा यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पा रहा, और एक मैंने सीट खा ली किसी और बच्चे की, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता था वो नहीं जा पाया क्योंकि मेरी परसेंटेज अच्छी थी। अब मुझे करनी है फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी करनी है तो मुझे फोटोग्राफी का कोर्स किया होता मैंने तो ज्यादा मेरे लिए यूजफुल होता। तो ये जो प्रोफेशनल मिसफिट है इससे भी हमें छुटकारा मिलेगा यहाँ। ठीक है, नीचे आगे देख लो यहां पर ये लाइन, इन द मॉडर्न वर्ल्ड HEI बिसाइड्स बीइंग हेवंस द नॉलेज मस्ट इक्विप स्टूडेंट विद स्किल and competencies needed for emerging role and self employment। this is the motive कि वो किसी के भरोसे ना रहे, नौकरी ना मिले तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर भी बढ़ सकते हैं यदि उनमें स्किल है। however such dual role is possible only when HEI adopt the NCRF and allow student to pursue the academic and career goals। ठीक है, तो इसी तरह से ये कैसे बन जाएगा, ये एकेडमिक बैंक बन जाएगा आपका, उसके अंदर आपके क्रेडिट्स जमा होते रहेंगे, आप जहां भी जाएंगे वो क्रेडिट्स आपके काम आएंगे। आगे यहां देखो इसमें लास्ट पैराग्राफ में, तो HEI would be to serve the nurseries of scholar and intellectuals। however such university should not be considered an end in itself, and many other HEI should also focus on vocational and skill training to enhance the employability of student। मकसद क्या होना चाहिए कि बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आए कि कोई जॉब ना मिले तो खुद से कुछ कर ले, अनएम्प्लॉयमेंट को ट्रीट करने का सबसे बड़ा यही है। और इसी के अंदर आखिरी में आ जाओ, ये ऑन वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ HEI इंस्टीट्यूशन can lay emphasis on vocational and skill training, focus on fundamental research, innovation and intellectual pursuits, and ensure the knowledge production and skill training coexist as deeply interconnected process। The bottom line is that
those who acquire vocational and skill training can be impactful as those who produce new knowledge. Therefore, there is no need to fallaciously overemphasize and deride one over other as both are important. तो दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसी में आगे, इसी के अंदर, इसी पैराग्राफ के अंदर आप देखो नीचे लास्ट में दे रखा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट of the NCR is to help HEI balance vocational and skill training, knowledge generating academic pursuits so that HEI play pivotal role in shaping individual future and societal progress. Societal progress कैसे होगी? सोसाइटी को ज़्यादा समझेगा, अपने टैलेंट को मैच करेगा, उसके हिसाब से काम करेगा. We must reimagine our higher education curricula by integrating flexibility and multidisciplinary and skill-based courses to transform India into an economic powerhouse and technological leader. दोनों कब बनेंगे? जब हम इस पे पूरा ध्यान देंगे. Those who oppose this flexibility in higher education curricula insist that universities should become elitist, only show their unreasonable and outdated view. तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है. क्रेडिट स्कोर आपके हमेशा काम आएंगे, वो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे. इसके बाद भी आप कुछ भी करते रहोगे ना, वो जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं. ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नेविगेटिंग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी. ये इंसॉल्वेंसी क्या होती है? हाँ, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं. तो अब हमें ये पता है कि कोई फर्म जिसके साथ हम डील करने वाले हैं वो बैंकक्रप्सी की ओर बढ़ रहा है, दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहा है, तो हम उससे बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, स्वाभाविक है. तो हम जब इंटरनेशनली डील कर रहे हैं, हमें क्या पता उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उस कंपनी की. तो उसके साथ डील कर भी लेंगे तो इंसॉल्वेंसीज के जो लॉ हैं वो तो यहाँ एप्लीकेबल है. या तो फिर हम इंडिविजुअल किस में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, अक्रॉस बॉर्डर यदि हम करते हैं तो उन चीज़ों की बात कर रहा है इंसॉल्वेंसी की. और फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ यदि कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने पर उसकी प्रॉपर्टीज को सीज कर लेती है और प्रॉपर रेशियो के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को बेच के जो लोग जिनकी देनदारी होती है उनकी देनदारी निपटा देती है, ठीक है. लेकिन बाहर की प्रॉपर्टी कैसे सीज होगी? उसकी प्रॉपर्टी सीज कराने के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ेगा, और उसको कितना मानते हैं कितना नहीं मानते वो दूसरी बात है. यदि दो देशों के बीच में कोई ट्रीटी है तो हमें कुछ लाभ मिलेगा ऐसी स्थिति में, अदरवाइज नहीं मिलेगा. तो उसको लेके ये है, ठीक है. तो पहले पैराग्राफ हम एक बार देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा ये आर्टिकल. द एडॉप्शन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ इज वाइटल टू इंटरनेशनल ट्रेड. Integration of cross-border regime into the national legal ecosystem is considered the hallmark of sound insolvencies law. Besides providing legal certainty, they also improve the health of trading entities with cross-border operation, thereby benefiting investment and international trade. यदि इस चीज़ की गारंटी मिलेगी, यदि कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या कुछ हो जाता है तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, हमें उसकी सारी हेल्थ पता लग जाएगी, सारी कुछ इस तरह की कुछ एजेंसीज होंगी, ये होंगी या लॉ होंगे, तो हमारे लिए व्यापार करना बहुत आसान रहेगा इसी के अंदर, ठीक है. तो इसके नीचे देखो, ये इम्प्लीमेंटिंग ऑफ मॉडल लॉ. द डिबेट ऑन इम्प्लीमेंटिंग हार्मोनाइज्ड लॉ टू डील विद द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हैज देयरफॉर बीन एक्टिव सिंस लेट 1990 से शुरू हो गई थी, लेकिन हम अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसमें. The UN Commission on International Trade has endeavored to implement the model law developed by 4 pillars. 4 pillars कौन से हैं? ये है assess, recognition, cooperation and coordination across nations. तो ये मकसद है उनका. assess मतलब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन जानकारी हो, ठीक है. और दूसरा क्या कह रहे हैं? रिकॉग्निशन, लॉज के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, वहाँ के म्युनिसिपल लॉज के बारे में वो. और हमारी रिकॉग्निशन कैसे होगी? जब हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी उसकी बात कर रहे हैं. तीसरा कर रहे हैं कॉपरेशन, जब ट्रीटी है कोई
तो उसका हमें लाभ मिलेगा, एक दूसरे के साथ काम करने में सहूलियत होगी। और द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी, तो यहां नीचे आप देखो, इसी के अंदर यहां पर अब ये बता रहा है, हाउएवर प्रोग्रेस ऑन एडॉप्शन ऑफ द मॉडल लॉ हैज बीन स्लो। अभी तक केवल 60 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 60 ओनली। ये देखो, अडॉप्शन ऑफ मॉडल लॉ हैज बीन स्लो, 1990 से लेकर अब तक केवल 60 कंट्रीज हैड अडॉप्टेड इट, बस, उससे ज्यादा अभी नहीं किया है। और इंडिया की क्या पोजीशन है? तो इंडिया की पोजीशन ये है, इंडिया हैज येट टू अडॉप्ट द मॉडल लॉ डिस्पाइट सेवरल कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन द सब्जेक्ट। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे? एक कॉन्फिडेंस तो आए ना इन्वेस्टर को, बाहर से जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी कॉन्फिडेंस आए, हम भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस आए। तो ये कब आएगा? जब इस तरह की कोई एक हमारे पास ये होगी, ठीक है। तो ये देख लेना, इसमें यहाँ नीचे दे रखा है एक और 54 कंट्रीज के बारे में दे रखा है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस इसके अंदर कॉमर्स के देख रखे हैं, किस किस तरह से होंगे, मोटा मोटा मैंने बता दिया है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर एक दो चीज और देख लेते हैं। द प्रोटोकॉल कैन बी टेलर मेड टू एड्रेस इंडिविजुअल केसेस। ये कब है टेलर मेड? जब दो फर्म आपस के अंदर बात कर रही हैं, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंदर आर्बिट्रेशन एक होता है, आर्बिट्रेशन कहाँ होगा, मीडिएशन कहाँ होगी, केस डलेगा तो जुरिडिक्शन कहाँ होगी, कौन से देश के लॉ अप्लाई होंगे, उन सारी चीजों के ऊपर बात कर रहा है। जब भी कोई दो बिजनेस पार्टनर आएंगे तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी टर्म्स क्लियर होंगी, पर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में क्योंकि दो इंडिविजुअल फर्म पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। यदि गवर्नमेंट की ट्रीटी है तो वो एक बाइंडिंग फोर्स होगी, उस ट्रीटी को लागू करना, उस ट्रीटी के हिसाब से काम करना। अदरवाइज तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में वी हैव टू डिफाइन, इसलिए टेलर मेड बोला है। टेलर मेड का मतलब है हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो अमेरिका की फर्म है तो अमेरिका में केस चलेगा या इंडिया में चलेगा, किन चीजों के लिए अमेरिका में चल सकता है, किन चीजों के लिए इंडिया में चल सकता है, ठीक है। या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलेगा, या वी कैन अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर हमने कर दिया, वो आर्बिट्रेशन करेगा, उससे सॉल्व होगा। या मीडिएशन के लिए हु कैन बी ए मीडिएटर, ठीक है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की स्थिति में हम कहाँ जाएंगे, कौन सी कोर्ट को अप्रोच करेंगे, इंडिया की करेंगे, वहां की करेंगे, या इंटरनेशनल कोर्ट करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में कर रहा है। पर ये क्योंकि इंडिविजुअल हमें अपने हिसाब से तय करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यदि कोई है नहीं तो इंसॉल्वेंसी लॉ, इसने जैसे देखा था ना कि 60 कंट्रीज अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉडल लॉ के अंदर, यदि हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे लिए और सहूलियत हो जाएंगी, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइन हो जाएंगी, तो इंडिविजुअल हमें उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर दो तीन चीज और देख लेते हैं। नीचे आप देखो यहां, बट मोस्टली इग्नोर इंसॉल्वेंसी, ये आ रहा है। इफ CA and CPA are conceptualized to capture deeper regulatory aspect, why can they not cover insolvency dimensions? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी उसका नुकसान होना बहुत खतरनाक हो जाता है। इकोनॉमी के अंदर कोई डेवलपिंग फर्म है, वो अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट करती है, वो वहाँ रिसर्च करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है, मैन पावर इन्वेस्ट करती है, इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट्स को लेकर उन सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करती है। और जहाँ भी यदि मान लो एक प्रोजेक्ट फेल करता है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी गिरती है, किसी भी कारण से सेटबैक भी लगता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आप देख लेना। ये आर्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, लेकिन आज इसके अंदर दो बातें दे रखी है इन्होंने। ये मैंने पहले बता दिया था कि टाई ब्रेकिंग जज कौन होता है, और ये सारी चीज पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस कर लिया था जब पहले ये आर्टिकल आया था। तो इसके अंदर दो चीजें हैं। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब होता है कि जैसे दो जज हैं, डिवीजन बेंच है, तो उसके अंदर दो जज फैसला दे रहे हैं, तो स्प्लिट वर्डिक्ट कौन सा हो गया? एक ने फेवर में दे दिया, एक ने अगेंस्ट में दे दिया। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक जज ने फेवर में दे दिया, एक जज ने अगेंस्ट में दे दिया, तो उसके अंदर तीसरा जज अपॉइंट होता है, उसको बोलते हैं टाई ब्रेकर जज। तो वो जो जज होता है वो जो फैसला करता है जिसके फेवर में, तो वो फाइनल होता है इसके अंदर, क्योंकि फिर मैंडेट कैसा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा।
वो फेवर में दे दिया तो 2 हो गए फेवर में, अगेंस्ट दे दिया 2 अगेंस्ट में हो गए, तो अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जिन्होंने फेवर में दिया था उन्होंने क्या कहा था और जिन्होंने अगेंस्ट दिया था उन्होंने क्या कहा था और टाई ब्रेकर जज ने क्या कहा है, उस चीज के ऊपर हम देख लेते हैं एक बार। तो आप यहां देखो, इसमें ये है, व्हाट डिड द स्प्लिट वर्डिक्ट स्टिपुलेट। वर्डिक्ट होता है फैसला, तो क्या कह रहा है, जस्टिस पटेल ओपाइन दैट द अमेंडेड रूल प्रमोट्स, कौन से रूल, जो इन्होंने ये फैक्ट चेकिंग के लिए लगाया था कि यदि कोई भी मिसलीडिंग कोई बात बोलता है गवर्नमेंट के बारे में, किसी और चीज के बारे में, तो गवर्नमेंट को अधिकार है, गवर्नमेंट की ये जो यूनिट है ये क्या करेगी, ये यदि गवर्नमेंट को कहेगी कि ये इसने गलत चीज पोस्ट की है तो हम उस सोशल मीडिया से उस चीज को हटवा सकते हैं। ठीक है, ये है। तो अब इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया से उस चीज को हटवाना, उसके नतीजे क्या होंगे, तो वो ये कह रहे हैं जस्टिस पटेल जो थे, एक जज उसमें थे, जस्टिस पटेल ओपाइन दैट द अमेंडेड रूल प्रमोट सेंसरशिप and did not fall within the ambit of reasonable restriction permitted under Article 19(2) of the Constitution. He underscored that the absence of the procedural safeguard or guidelines effectively made the union government judge in its own case. तो यहाँ जो लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जज इन इट ओन केस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, प्राकृतिक न्याय क्या कहता है, वन कैनॉट बी जज इन हिज ओन केस। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है, किसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला है, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है। तो यहां उनका मानना ये था। ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने कहा ये क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल 19(2) की वायलेशन हो जाएगी, और ये क्या है, जो अनरीजनेबल आपके ऊपर एक चीज थोप दी जाएगी। सरकार है, सरकार को तो कोई भी चीज ऐसी लगी कि आगे आगे पॉलिटिकल नुकसान कर सकती है, उसी चीज को करके हटवा देंगे वो, तो ये उनका मानना है। ठीक है, जो दूसरे जज हैं, ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट जस्टिस गोखले, उन्होंने क्या रीजन दिया, रीजन दिया द गवर्नमेंट इज द बेस्ट पोजीशन टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ एंड दैट द रूल वर इंटेंडेड सोलली टू कम्बैट मिस इंफॉर्मेशन विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म और पॉलिटिकल स्टायर। उन्होंने कह दिया गवर्नमेंट से अच्छा जज कौन हो सकता है, एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि अपने मामले में जज नहीं हो सकता, ये इनका मानना है। दूसरा जज क्या कह रहा है, दूसरा जज कह रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा क्लियर होगी, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई है, उनका मकसद क्या है, किस पार्ट को एड्रेस करेंगी, क्या करेंगी, उनके बारे में कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो गवर्नमेंट ही उसको अच्छे से ट्रेस कर पाएगी और गवर्नमेंट ही उसको इंटरप्रेट कर पाएगी कि ये मिसलीडिंग है या नहीं है। तो गवर्नमेंट बेस्ट जज है यहाँ। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने किसके उसमें दे दिया, फेवर में दे दिया। यहां she also dismissed allegation of the bias and asserting that the mere fact that the FCU members were appointed by the government did not undermine their independence। तो इसका मतलब ये नहीं है, इन्होंने फिर दूसरी बात कह दी, इन्होंने कह दिया, यहाँ जो दूसरी जज है इन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी गवर्नमेंट के ही फेवर में करेंगे, वो तो इंडिपेंडेंट है, भले ही गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही हो। अब ये देखा जाए तो जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी तो गवर्नमेंट करती है अपॉइंट, जैसे इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो करता तो इंडिपेंडेंट काम है ना। यूपीएससी करती तो गवर्नमेंट है लेकिन करती तो इंडिपेंडेंट है काम वो। तो इस तरह से इस चीज की इन्होंने यहां वकालत की है। अब यहां तीसरे जज आ गए, ये डिड द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो टाई ब्रेकर जज हैं वो जब तक फैसला नहीं देते हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्डिक्ट कैसा था, स्प्लिट वर्डिक्ट। जहां स्प्लिट वर्डिक्ट होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी, तो नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले कंफर्म तो कर दो इसको, तो कंफर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और कह दिया जो टाई ब्रेकर जज है वो पहले इस चीज को देखेगा और वो जो वर्डिक्ट आएगा उसके बाद फिर सरकार अपील में जाए नहीं जाए वो सरकार के ऊपर है। ठीक है, तो ये तीसरा वो हो गया था इसमें।
तो बाकी इसको हमने डिस्कस कर ही लिया था। जो मेन बात थी, इन्होंने, ये देख लेते हैं हम, टाई ब्रेकर जज ने उन्होंने क्या कहा। यहां देखो आप इसको, ये यहां पर व्हाट डिड जस्टिस चंद्रूकर जो है रूल, वो क्या कह रहे, ऑब्जर्व दैट द अमेंडेड रूल सफर फ्रॉम द मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस एंड sought to impose restriction on freedom of speech and expression beyond those defined in Article 19, Clause 2 of the Constitution. He noted that the expression fake, false, or misleading within the rules are vague and overboard, leaving ample room for potential misuse. इनका कहना ये कह रहे हैं कि ये जो है, इसके लिए मापदंड क्या होंगे कि ये फेक है, ये मिसलीडिंग है। यहां तो अपनी मर्जी चलाएंगे, ये तो 19(2) का वायलेशन हो जाएगा आर्टिकल का, तो इनको तो स्वतंत्रता मिल गई। तो जब तक इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रूल्स ऑफ फ्रेम हो, कौन सी चीज इसके दायरे में आएगी, कौन सी चीजें नहीं आएंगी, यदि वो डिफाइन नहीं करते हैं तो ये आर्बिट्रेरी है, उनकी मनमर्जी है, किसी को भी कह दे और किसी को भी ना कहे। अपोजिशन को जब करना है ऐसा होता भी है, अपोजिशन ने कोई बात कह दी तुरंत उसको लपेटे में ले लेते हैं, तुरंत FIR दर्ज हो जाती है, और स्टेट्स में भी हो जाती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये कह दिया। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट क्या कहती है। तो इसके अंदर नीचे आप देखो, ये एनी एश्योरेंस फ्रॉम वन गवर्नमेंट इवन इफ कैरिड आउट फेथफुली वुड नॉट बाइंड द सक्सीडिंग गवर्नमेंट, ये कह दिया इन्होंने। मेन बीमारी ये है कि ऐसा मान भी लिया जाए कि एक सरकार ईमानदारी से काम करेगी, लेकिन जरूरी थोड़ी दूसरी आने वाली सरकार ईमानदारी से काम करे या दूसरी सरकार इनको टारगेट ना करे, ऐसा थोड़ी है। इसलिए इन्होंने ये किसके हक में दे दिया फैसला, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो हम देखेंगे। ठीक, बाकी वैसे हमने डिटेल में डिस्कस पिछले आर्टिकल्स में हमने कर लिया। एक छोटा सा आर्टिकल और है इसमें, आगे हम ये भी देखेंगे इनसे संभावित क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं, अगले उससे डिस्कस करेंगे। चलो इसमें भी बता देता हूं मैं। ये क्या है, ये है व्हाट आर रिट्रैक्शंस एंड व्हाई डू दे मैटर। रिट्रैक्शन के ऊपर इंडियन फिलॉसफी में एक थ्योरी आती है। वो कहते हैं यदि किसी आदमी ने अपने आप को ज्ञानी साबित करना हो ना, तो किसी ज्ञानी ने कोई बात कही है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दो आप, चाहे बेतुकी उठा दो, कुतर्क कर दो, तो सब लोग डरने लग जाएंगे कि तो हर चीज में सवाल निकालता है, हर चीज में क्वेश्चन रेज करता है। और कई बार क्या होता है कि किसी चीज के जवाब देने बड़े आसान होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज होती हैं जिनके जवाब हमें पता है बट इट इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, और हम दूसरों को समझा नहीं सकते। तो उस पे है ना, द सिंप्लिसिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन ओनली बी डेमोन्स्ट्रेटेड। कुछ चीज होती हैं जो सिर्फ दिखाई जा सकती हैं, उनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सरलता, सिंप्लिसिटी, ब्यूटी। ब्यूटी का कंसेप्ट, ब्यूटी क्या है? अब ब्यूटी क्या है, nobody can answer it, but beauty can be imposed on something। जैसे this is beautiful, तो why this is beautiful? तो हमने क्यों, its color is beautiful, इसका कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट हम देख रहे हैं उसका, its dimension is beautiful, its shape is beautiful, तो हमने किसी एक चीज को देखकर इसको ब्यूटीफुल कहा है। अदरवाइज ब्यूटीफुल का अपना कोई वो है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपका? तो यहां जो रिट्रैक्शन का मतलब ये है, किसी ने कोई रिसर्च की, उस रिसर्च के अंदर ही हमने कोई कमी निकाल दी और हमने अपना पेपर पब्लिश कर दिया, तो उसके ऊपर है ये। तो इवन जो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है उनके ऊपर भी रिट्रैक्शन कर देते हैं। और दूसरा, ये इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। दूसरा ये कह रहे हैं रिट्रैक्शन क्या है, आज रिसर्च के अंदर क्या चल रहा है, जितने भी, जब मैंने PhD के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था तो वो वहां से लिस्ट निकलवा लेते हैं किन किन ने PhD के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। बहुत सारी फर्म काम करती हैं, उनके मेरे पास फोन आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपका रिसर्च पेपर हम तैयार करके देंगे, आपका सिनॉप्सिस हम तैयार कर देंगे, थीसिस हम तैयार कर देंगे, इतने पैसे लेंगे, और यदि ये नहीं करना चाहते तो हेल्प की और गाइड करने के इतने पैसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब चीजों का व्यापारीकरण हो गया। अब जो बंदा है वो किसके लिए काम कर रहा है, ही इज वर्किंग फॉर द मनी, पैसे के लिए काम कर रहा है। फर्म का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, उनका मकसद रियल रिसर्च करना नहीं है, ये है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है उनके लिए ये है
कि यदि मान लो मैंने कोई पेपर पब्लिश करना है तो मेरे लिए आसान क्या है, एक नई रिसर्च करना आसान है या रिसर्च के अंदर कमी निकालना आसान है? कमी निकालना आसान है। तो हम क्या करेंगे, कहीं प्लेगरिज्म को ले आएंगे, कहीं और चीज ले आएंगे, कहीं अब छोटे से सीमित शब्दों के अंदर अपनी बात रखनी होती है, हमारे पास अनलिमिटेड तो है नहीं, उसमें ये कहा कि ये चीज एक्सप्लेन नहीं की हुई ढंग से या इस चीज के ऊपर पूरी अनडिफाइंड है, तो कमी निकालना बहुत आसान है। तो यहां उस चीज को लेके क्या रखें कि इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर मेन लास्ट में आ जाओ, इसके अंदर एक यहां डिफाइन कर रखा है, ये देखो आप, ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पेपर मिल कर रखा है यहां पर। पेपर मिल आर एंटरप्राइजेस दैट चर्न आउट फेक एंड लो क्वालिटी जर्नल पेपर टू सेल देम टू साइंटिस्ट। Thousands of paper published in academic journals worldwide have been linked to Russian, Iranian and Chinese paper mill। ये जो पेपर मिल है ये काम करते हैं, ये क्या काम करेंगे कि इसमें कर रखा है ना, फेक और लो क्वालिटी जर्नल पेपर, ये किसी कमी निकाल दी, किसी का रिप्लिकेट कर दिया, दो को मिला के एक रिसर्च बना दी, इस तरह से करके रिट्रैक्शन कर दिया किसी के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर भी तो वो भी तो रिसर्च ही है। एक रिसर्च पेपर के ऊपर आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिसर्च, वो बहुत ज्यादा आसान है। तो वो ये कैसे कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं ये। और जर्नल्स की क्वालिटी होती है, जर्नल्स होते हैं जहां आपके रिसर्च पेपर छपते हैं, अलग अलग जर्नल्स होते हैं, तो बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, कुछ जर्नल्स चलाए पैसों के लिए जाते हैं, वो आपके रिसर्च पेपर को, क्योंकि आपकी पीएचडी पूरी नहीं होगी, आपकी एमफिल पूरी नहीं होगी, तो आपको रिसर्च पेपर देने ही देने हैं। यदि आपको प्रमोशन करना है एज ए लेक्चरर तो भी आपको इतने रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए, वीसी बनना है तो भी रिसर्च पेपर होने चाहिए। तो ऐसे में क्या करता है बंदा जो खुद मेहनत नहीं कर पा रहा, वो ऐसी एजेंसियों की हेल्प ले लेता है, और वो क्या करते हैं, लो जर्नल्स होते हैं जो इस तरह के होते हैं, उनके अंदर छापा, रिसर्च पेपर छप गया, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी होगी और खत्म होगी। तो मेहनत से ये पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो इनका यही काम होता है। ये देखो, वन रीजन दे आर बिकमिंग मोर प्रिविलेंट is because of research institutes desire to improve the national and international universities ranking कैसे, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो यूनिवर्सिटी कितने रिसर्च करा रही है, कंडक्ट करा रही है, और यदि रिसर्च कम है तो उसकी रैंकिंग लो होगी। तो रिसर्च को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, इस तरह की उनका सहायता लेंगी, पेपर मिल्स का, बच्चों को मोटिवेट कर दिया कि यहां से कर लो, वहां से कर लो, बजाय एक्चुअल रिसर्च करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल रिसर्च इज टाइम कंज्यूमिंग। आपने रिसर्च करने के बाद पता लगा इस पे तो काम हो चुका है, बहुत बार ऐसा होता है। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने भी बहुत सारी बार टॉपिक्स चेंज किए, मुझे पता लगा इस पे काम हो चुका है, इस पे काम हो चुका है। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, शोध गंगा करके एक साइट बनी हुई है, वो बता देती है कि किन किन उस पर काम हो चुका है, कहाँ का काम हो चुका है, तो हमें पता लग जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो आखिरी मोमेंट पे भी रिजेक्ट हो जाती थी, क्योंकि लिस्ट जब निकलती थी तब पता लगता था इस चीज पे तो काम हो चुका है, जो आप खोज के ला रहे हो इससे बेहतर हो चुका है। तो आप समझ रहे हो, तो यहां ये उस चीज की बात कह रहा है, वेयर द प्राइमरी क्राइटेरिया इज रिसर्च आउटपुट। In today academic session, one paper count can determine one's chance to being promoted, securing grant and getting awards। ये तो इन मकसद को पूरा करने के लिए हम सारा कर रहे हैं। PhD students are sometimes required to publish paper to graduate। This publish or perish culture encourages paper mill। जो ये चल रहा है ना उनके लिए पेपर मिल जो हमने बताई है, पेपर मिल समझ गए ना, कि जो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस बना रखी हैं, कंपनियां बना रखी हैं, वो सब। और आखिरी के अंदर क्या कह रहे हैं, मिसकंडक्ट मेक साइंटिस्ट लॉस्ट ट्रस्ट इन वन अनदर एंड इन लिटरेचर। इन 2000 आर्टिकल इन जर्नल नेचर H&J wrote all honest scientists are victim of scientists who commit misconduct। जो ईमानदार है वो इनकी भेंट चढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें तो कुतर्क करने। Retractions are thus a way for science to correct its mistake, reducing the prevalence of misconduct in an open problem in research policy making। It need to answer question like, can journal detect
बैड पेपर विद एआई एंड व्हाट इज इट वेट टू। तो इससे संभावित क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ रिसर्च इन इंडिया, रिसर्च के अंदर क्या है, हम रिसर्च में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, हाउ वी कैन प्रमोट रिसर्च, मोर रिसर्च। और ये जो आपका ऐसे आया था उससे संबंधित है, ऐसे के अंदर आया था ना, संशय और भ्रम से एक ऐसा ऐसा आया हुआ था आपका कि विज्ञान के सच्चे सिपाही करके, ऐसे साइंस का देखना क्या ऐसे आया हुआ था 2023 में, क्या आया था, प्रश्न पूछने वाला है विज्ञान का सच्चा सिपाही है, उसके अंदर ये आ सकता है। रिसर्च क्या है, बेसिकली यही तो है, जिज्ञासा को विराम देना ही रिसर्च है। कोई हमारे मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई, हमने उस जिज्ञासा को किस तरह से शांत किया, वही है, और उसी चीज को उसको लेके ये हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जिज्ञासा को क्या कर रहा है, जिज्ञासा का अंत कर रहा है रिट्रैक्शन। जिज्ञासा का अंत क्यों कर रहा है, जिज्ञासा का अंत इसलिए कर रहा है क्योंकि जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं उसके ऊपर बकवासबाजी हो रही है, नई चीज तो कोई फॉर्म हो नहीं रही ना। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल ये देख लेना। और ये हाउ बीएमआई इज बिकमिंग एन इनएडिक्वेट मेजर फॉर हेल्थ। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, आपने सबको पता ही होगा, हाइट के हिसाब से और वेट के हिसाब से इस करके निकालते हैं। लेकिन क्या है, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स आ गए, क्योंकि यदि एक स्पोर्ट्समैन है तो उसकी मसल्स क्या होती है, बड़ी डेंस होती है फैट के मुकाबले में। आपकी स्पोर्ट्समैन के अंदर वेट ज्यादा मिलेगा, यदि उतनी हाइट के हिसाब से लेंगे और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से लेंगे तो उसके अंदर सॉलिड वेट ज्यादा होगा, क्योंकि मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डेंस होती है, मसल्स का वेट कंपेयर टू फैट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये बात वहां स्पोर्ट्समैन के संदर्भ में गलत हो जाएगी, जो बंदा हार्ड वर्कर है उसके संदर्भ में गलत हो जाएगी। तो अब इन्होंने एक नई टर्म इजाद कर दी, इन्होंने कर दी BRI। यहाँ मैं इस पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर देता हूं। ये जो कह रहे हैं ये BRI का बॉडी राउंडनेस इंडेक्स, ये तो इसमें कह रहे हैं बॉडी कैसी होती है, एग शेप होती है। तो एग शेप बॉडी का मतलब क्या हो गया, पेट निकला हुआ है, थाइज पे हिप्स के यहाँ पूरा फैट चढ़ा हुआ है आपका, तो ये इसके हिसाब से देखना होता है। तो इसके अंदर इन्होंने फॉर्मूला दिया है, कैसे देखेंगे कि आपका जो बेली है, पेट है, स्टमक है, उसको नाप लेंगे और आपकी जो हाइट है उसको नाप लेंगे। तो हाइट का आधा यदि बेली की मेजरमेंट से ज्यादा है तो ठीक है, और कम है तो वो डेंजरस है। और वो कह रहे हैं कि जो बेली फैट है ना, इस बेली फैट में भी ये डिपेंड करता है कि आप भले ही मोटे हो लेकिन आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनके आसपास कितना फैट है वो डिपेंड करेगा। यदि वो जकड़े हुए हैं फैट से तो आपकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी। जैसे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन कैसे पचाती खाने को, मूवमेंट करके, और यदि ये टाइटली पैक्ड है फैट के साथ तो इसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, आपका हाजमा कमजोर हो जाएगा। इसको मूवमेंट करने के लिए जगह तो चाहिए ना, यूं तभी तो पचाएगी ये, खाने को पचाने के लिए, यदि ये नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि मोटापा कोई दिक्कत नहीं है मोटापे से, लेकिन देखने वाली बात क्या है कि वो मोटापा किस जगह है। यदि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ वो डेंसली इससे घिरे हुए हैं तो दैट इज खतरनाक। तो उसके अंदर क्या क्या बनेगा वो ये आप देख लेना। तो हालांकि ये चीजें ट्रेंड चेंज होते जाते हैं, हर 6 महीने बाद कोई नई रिसर्च आएगी, नई ट्रेंड आ जाएंगे। एक और कहा है कि यदि आपको इफ यू आर फीलिंग गुड तो वेट डजंट मैटर, कोई मतलब ही नहीं है, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये क्या है, ये एवरेज ली हुई है, तो जरूरी नहीं है कि एवरेज में परफॉर्म करे, बिलो एवरेज भी आदमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कि हाइट के हिसाब से आदमी लीन एंड थिन है, उसका जो वेट है वो कम है, तो इसका मतलब नहीं है कि वेट कम है तो फिर वो उसका शिकार हो जाएगा। स्पोर्ट्समैन भी तो वेट कम रखते हैं, जो दौड़ते वगैरह हैं, जंप वगैरह करते हैं, उनको रखना पड़ता है। तो ये उस हिसाब से सारा हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल पढ़ लेना।